तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने ये देखा था कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसे कहा जाता है। एक सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूट मान ले आप, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट किस कंसंट्रेशन में है, मतलब कितना ज़्यादा है या कितना कम है, एग्जैक्टली किस अमाउंट में है, इसे रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे उनमें से एक तरीका होता है मास परसेंटेज, तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी भी एक तरीका होता है इसे रिप्रेजेंट करने का, और मोलैलिटी भी एक तरीका होता है कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मेज़र करने का या ये रिप्रेजेंट करने का। ये अलग अलग स्केल्स होते हैं। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। 5 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ये जो मास परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इनका जो फार्मूला है एक बार चलिए हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख रखा है। जैसे कि मास परसेंटेज, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन बना हुआ है। यहाँ पर ये लिक्विड है और लिक्विड में यहाँ पर सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व्ड है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस सॉल्यूट का अगर हम मास परसेंटेज पता करना चाहें इस सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे कि ये है मास ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ पर आप इसे सॉल्यूट मान लें, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। वैसे ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमें बताता है कि वो जो सॉल्यूट है कितने पार्ट में है सॉल्यूशन में। उसी के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उसी का परसेंटेज मिल जाता है। तो यहाँ से हमें सॉल्यूट का परसेंटेज मिल जाएगा और अंत में हम परसेंटेज साइन लगाते हैं। मोल फ्रैक्शन ये बताता है कि मोल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे किस कंपोनेंट का कितना मोल है, उस हिसाब से वो फ्रैक्शनली कितना है, मोल का फ्रैक्शन कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो कंपोनेंट है वो कितना मोल है डिवाइडेड बाय जितने सारे कंपोनेंट्स मिलके ये सॉल्यूशन बना है, सब का मिला जुला के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल के सेंस में ये हमें ये जो सॉल्यूट है ये कितने पार्ट में है इस सॉल्यूशन में, वो फ्रैक्शन बताता है। इसीलिए इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी भी एक तरह का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का। मोलैरिटी कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड है, कितना मोल डिज़ोल्व्ड है, डिवाइडेड बाय इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। ये हो गया मोलैरिटी। और मोलैलिटी ये कहता है कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इस केस में ये ध्यान देना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये होता है मोलैलिटी। तो इन फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे। तो वापस आते हैं यहाँ इस सिचुएशन में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हमें मास परसेंटेज जो है ये कैलकुलेट करना होगा। कैसा सिचुएशन है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका एक मिक्सचर है, इसका एक सॉल्यूशन मान ले आप। अगर 22 ग्राम बेंजीन है और वो डिज़ोल्व्ड है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो फिर हमें इस सिचुएशन में ये पता करना होगा कि मास परसेंटेज जो है, ये मास परसेंटेज बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड इन दोनों का मास परसेंटेज कितना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से फार्मूला जो है, फार्मूला एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो ये रहा फार्मूला। सो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ फार्मूला। तो यहाँ पर अगर आप देखें मास परसेंटेज, अगर हमें बेंजीन का पता करना होगा तो हमें गिवन है बेंजीन कितना मास का है, 22 ग्राम का बेंजीन है। और अगर हमें सॉल्यूशन का मास पता करना होगा, ऑब्वियसली बेंजीन जो है डिज़ोल्व्ड है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो इन दोनों का जो मास है, इन दोनों का मास मिला के टोटल मास बनेगा, वही मास ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पता कर लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6
दैट इज़ इक्वल टू बेंजीन कितना अमाउंट में है 22 ग्राम, 22 ग्राम बेंजीन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन, तो इन दोनों को ऐड करना होगा। 22 ग्राम का बेंजीन अगर डिज़ोल्व हो 122 ग्राम के कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो टोटल मास जो होगा सोल्यूशन का वो इतना हो जाएगा। अब इसके साथ हमें 100 मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट इज़ इक्वल टू 22 ग्राम, और ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और डिवाइडेड बाय 144, 22 प्लस 122 इंटू 100 इतना परसेंट। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 22 इंटू 100 तो 00, 2200 डिवाइडेड बाय 144 is equal to 15.28 to 777 recurring, so 15.28% यहाँ पर बेंजीन है। अब अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये पता करना है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है 122 ग्राम और सोल्यूशन का जो टोटल मास है ये 144 ग्राम है, हमने इससे पहले ही देखा है। इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल दे, ग्राम और ग्राम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। सो वैसे अगर दो कंपोनेंट रहे, कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर दो ही कंपोनेंट्स रहे, उनमें से एक अगर टोटल का 15.28% हुआ तो दूसरा जो है इतना होगा कि दोनों को मिलाए तो 100% होगा। मतलब यहाँ से 100 से अगर हम 15.28 सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो भी हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा कि मास परसेंटेज CCl4 का कितना है। तो यहाँ से 2, यहाँ से 7 और यहाँ से 4, यहाँ से 8, सो 84.72% होना चाहिए, 84.72%। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, 122 इंटू 100 divided by 144 and that is equal to 84.72222 recurring, so ये हो गया 84.72। तो ये तो पहला प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें मोल फ्रैक्शन पता करना होगा। मोल फ्रैक्शन पता करना होगा कि बेंजीन एक सॉल्यूशन में है containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो कहने का मतलब ये है, ये सेंटेंस ठीक से बना नहीं है कि बेंजीन जो है ये 30% है सोल्यूशन में। बेंजीन जो है C6H6 जो है ये 30% है सोल्यूशन में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4 जो है ऑब्वियसली ये रिमेनिंग जो 70% बचा वही होगा, दोनों मिला के 100% होना है। तो CCl4 जो है ये 70% है इस सोल्यूशन में। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मोल फ्रैक्शन पता करना होगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कितना है। कैसे पता करेंगे? ओके, सो मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वैसे मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन, इसका मोल कितना और टोटल मोल कितना, वो जो फ्रैक्शन बनेगा किसी भी कंपोनेंट का कितना मोल है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है सबको मिला के यही फ्रैक्शन जो है यही मोल फ्रैक्शन बताता है। अब यहाँ पर देखिए 30% और 70% है। चलिए मैं सिचुएशन एक बार यहाँ पर बना लेता हूँ। सो एक सॉल्यूशन ऐसा बना, यहाँ पर बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सो यहाँ पर मान लेते हैं CCl4 है 70% और 30% जो है ये बेंजीन है, और मिक्स हो गया पूरी तरह से। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। सो C6H6 बेंजीन जो है ये 30% है और CCl4 जो है ये 70% है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन जो होगा, ये जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन से हम कितना भी अमाउंट ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन उतना ही रहेगा। हम अगर इस सोल्यूशन से 1 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं तो भी मोल का जो फ्रैक्शन होगा वो उतना ही रहेगा। अगर हम 1 किलोग्राम सोल्यूशन लेते हैं तो भी मोल का फ्रैक्शन उतना ही रहेगा, क्योंकि जो सोल्यूशन बनता है वहाँ पर सल्यूट पार्टिकल्स जो है
सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन हमेशा बराबर होगा, कहीं से भी आप सोल्यूशन उठा के ले। तो इस हिसाब से हम इस सोल्यूशन का कितना भी अमाउंट हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 10 ग्राम का सोल्यूशन हमने लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा यही होगा, अगर हम पहले ही मान लेते हैं तो हम पहले ही जान पाएंगे, या इस 10 ग्राम के सोल्यूशन में हमें मिलेगा 3 ग्राम और 7 ग्राम, 30% और 70%। सो 3 ग्राम का बेंजीन और 7 ग्राम का कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें मिलेगा। अब देखिए 3 ग्राम के बेंजीन में कितना मोल होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड 7 ग्राम में कितना मोल होगा, ये भी तो पता होना होगा, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है। उसमें हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा वहाँ पर। तो इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा जो मोलर मास है बेंजीन का, वो पता करना होगा। मोलर मास मतलब 1 मोल का बेंजीन का कितना मास होगा, अगर वो पता रहे तो हम ये पता कर सकते हैं 3 ग्राम में कितना मोल बेंजीन होगा। ओके, सो मोलर मास आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। सो मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6। अब देखिए H6 है ये, कार्बन जो है, कार्बन 6 एटम है इसमें। सो एक एटम का कार्बन एटॉमिक वेट है 12, सो 12 ग्राम, 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 एटॉमिक वेट, सो 1 × 6, तो ये हो गया 72 + 6 = 78 ग्राम हर एक मोल में। सो 78 ग्राम पर मोल। अब उसी तरह से मोलर मास अगर हम पता करते हैं, मोलर मास ऑफ CCl4, तो कार्बन के लिए 12, 12 × 1 प्लस क्लोरीन के लिए 13.5, माफ़ कीजिएगा 35.5, आई एम सॉरी, सो 35.5 ग्राम, और ये 4 एटम है। सो 35.5 × 2 हो जाता है 71, उसका दुगना हो जाएगा 142, और 142 + 12, सो ये हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल। अब देखिए यहाँ से इतना मोल, कितना मोल है ये पता करना होगा, यहाँ पर कितना मोल है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, सो नंबर ऑफ मोल्स इस 10 ग्राम के सोल्यूशन में कितना मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, ये बराबर हो जाएगा 3 ग्राम में कितना होगा, 3 ग्राम सोल्यूशन है, या माफ़ कीजिएगा 3 ग्राम C6H6 है उस सोल्यूशन में, और हर एक मोल में अगर 78 ग्राम होगा, हर एक मोल बेंजीन का 78 ग्राम होगा, तो 3 ग्राम में कितना होगा, 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर मोल जो है, ये मोल जो है न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, और यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल कर दें आप, एंड 3 डिवाइडेड बाय 78 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ से 6, ठीक, 1 डिवाइडेड बाय 26, इतना मोल हो गया C6H6। अब यहाँ से हम CCl4 भी कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, सो ये जो है ये आया 1 डिवाइडेड बाय 26 इतना मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज इक्वल टू कितना ग्राम है, 7 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 154 ग्राम पर मोल है, 154 ग्राम और पर मोल न्यूमरेटर में चला गया, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 22, 7 × 2 इज़ 14, और ये 14 बचा, फिर से 2, सो 1 डिवाइडेड बाय 22 मोल, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, सो ये है 1 डिवाइडेड बाय 22।
देखिए अब मोल फ्रैक्शन अभी पता करना आसान होगा अगर हम यहाँ पर चलिए इसे N1 नाम दे देते हैं और इसे N2 नाम दे देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl फॉर N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 इज N1। अगर यहाँ से हम N1 और N2 का जो रेशियो है ये पता कर ले, फिर हम मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होगा, दो कंपोनेंट्स है तो N1, अगर बेंजीन के लिए नंबर ऑफ मोल्स हुआ उसी का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N1 प्लस N2। अगर N1 डिवाइडेड बाय N2 हम पता कर ले तो भी हम उससे आगे ये वाला जो फ्रैक्शन होगा जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन होगा ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। सो N1 डिवाइडेड बाय N2 भी अगर हम पता करें तो N1 हो गया 1 डिवाइडेड बाय 26, 1 डिवाइडेड बाई 26 इतना मोल, और N2 हो गया 1 डिवाइडेड बाई 22। सो 1 डिवाइडेड बाई 22 वही न्यूमरेटर में चला जाएगा और मोल कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से ये बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 13। सो N1 डिवाइडेड बाई N2 हो गया 11 डिवाइडेड बाई 13। सो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 इज़ इक्वल टू, ये एक रिलेशन होता है, मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा, ये होता है वो जो 11 डिवाइडेड बाई 13 था तो N1 के जगह 11 यूज़ करें, N2 के जगह 13 यूज़ करें, तो यहाँ पर N1 के जगह 11 और यहाँ पर 13। वैसे भी अगर आप रेशियो ले ले इसका, N1 और N2 तो रेशियो है, तो N1 को 11x और N2 को 13x मान ले तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगा। N1 के जगह 11x और फिर से N1 के जगह 11x और N2 के जगह 13x, x कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, क्योंकि ये रेशियो है तो कैंसिल होना ही है x। अब देखिए यहाँ से ये बन गया 11 डिवाइडेड बाई 24, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 11 डिवाइडेड बाय 24 ये बन गया मोल फ्रैक्शन हो गया 0.458, 0.458। सो 0.458 ये हो गया मोल फ्रैक्शन बेंजीन का। उसी तरह से अगर आपको मोल फ्रैक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड का पता करना होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है दोनों को जोड़ेंगे, दो ही कंपोनेंट है, दोनों मोल फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स है सिर्फ। सो यहाँ से आप उसे यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस 0.458, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। वैसे अगर फार्मूला आप यूज़ करते हैं तो यहाँ 11 के जगह 13 होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, अगर हम ये पता करें मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये होगा N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा N2 के जगह 13, N1 के जगह 11 और फिर से N2 के जगह 13। सो 13 डिवाइडेड बाई 24 होगा। उसे आप कैलकुलेट करें तो उतना ही वैल्यू निकल के आएगा जितना कि 1 माइनस 0.458 करने से होता। तो ये दूसरा सवाल था। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में 2 क्वेश्चंस है। हमें क्या पता करना है? हमें मोलैरिटी पता करना है। और पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया कि 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट जो है, और इसके बाद डॉट लगा के 6H2O भी है, ये भी साथ ही में है, 4.3 लीटर सोल्यूशन में, मतलब 4.3 लीटर सोल्यूशन है, उसमें 30 ग्राम ये कंपोनेंट है। हमें मोलैरिटी पता करना होगा। देखिए मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसे अगर आप याद करें तो उसमें हमें अगर इस सोल्यूशन का मोलैरिटी पता करना होगा तो सोल्यूट के तौर पे ये जो है इसका नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करना होगा। एक बार मैं यहाँ से फॉर्मूला जो है मोलैरिटी का वो कॉपी कर लेता हूँ। सो मोलैरिटी का ये रहा फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए क्वेश्चन में जो है ये सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, 4.3 लीटर सोल्यूशन है, ये दिया हुआ है। हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता करना होगा। ये जो सोल्यूट है इस सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पता करना होगा। उसके लिए हमें मोलर मास पता करना होगा। कितना अमाउंट में है वो तो गिवन है, 30 ग्राम है। सो अगर मोलर मास पता करें तो हम ये पता कर सकते हैं 30 ग्राम में कितना मोल है ये जो सोल्यूट है।
सो मोलर मास सबसे पहले हमें पता करना होगा। मोलर मास हम क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ CONO3 होल 2 डॉट 6H2O। सो इसका मोलर मास हम पता करेंगे। कोबाल्ट के लिए होता है 59 ग्राम, इसका एटॉमिक वेट 59 ग्राम। नाइट्रोजन देखिए 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब NO3 2 है। सो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए 14 × 2। ऑक्सीजन एक नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन है, वैसे 2 है तो मतलब 6 ऑक्सीजन हो गया, प्लस 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इंटू 6 और 6 H2O है। हमें पता है H2O अगर आप इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट पता करें तो ये आएगा 18। सो 18 × 6 इतना ग्राम पर मोल होगा। सो कैलकुलेट करें हम लोग 59 प्लस 28 प्लस 96 प्लस 108 इतना ग्राम पर मोल। सो दैट इज इक्वल टू 291 ग्राम पर मोल। अब देखिए यहाँ पर 30 ग्राम अगर ये कंपोनेंट रहे सल्यूट के तौर पे तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा ये हमें अभी पता करना होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स of this component in 30 gram is equal to 30 gram divided by 291 ग्राम पर मोल। वही पर मोल न्यूमरेटर में चला गया, ग्राम कैंसिल कर दे और 3 से हम इसे चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 × 10 इज इक्वल टू 30, 3 × 9 27 और 2 1 7। सो दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 97 इतना मोल ये सल्यूट जो है इस सल्यूशन में 4.3 लीटर सल्यूशन में प्रेजेंट है। तो फिर यहाँ से जब हम मोलैरिटी पता करेंगे, सो मोलैरिटी इस सल्यूशन में ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 97 इतना मोल और डिनोमिनेटर में रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 4.3 लीटर। सो डिनोमिनेटर में 4.3 लीटर। एक बार यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 10 डिवाइडेड बाय 97 डिवाइडेड बाय 4.3। सो दैट इज इक्वल टू 0.024 कह सकते हैं हम लोग, 0.024। सो दैट इज इक्वल टू 0.024 इतना मोल पर लीटर। और ये जो मोल पर लीटर है इसी को कैपिटल M से हम डिनोट कर सकते हैं और इसी को हम कहेंगे इस सॉल्यूशन को 0.024 मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा 0.024 मोलर सॉल्यूशन। इतना मोलर सॉल्यूशन हम कह सकते हैं इसे। ओके, सो अब यहाँ से ये तो पहला क्वेश्चन था। यहाँ से अब सेकंड क्वेश्चन जो है बी जो है यहाँ पर बढ़ते हैं। बी में देखिए ये हम सिंपल कैलकुलेशन है। बी में 30 मिलीलीटर है, 0.5 कैपिटल M मतलब मोलर सॉल्यूशन है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन है H2SO4 का। उसे डाइल्यूट किया गया और 500 ml का बनाया गया। यहाँ से मुझे थोड़ा सा और जगह चाहिए होगा तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है बी नंबर वाले क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए एक सल्यूशन बना हुआ था।
एक सॉल्यूशन यहाँ पर बना हुआ था, H2SO4 का सॉल्यूशन बना हुआ था, 30 ml का सॉल्यूशन था, 30 ml का ये सॉल्यूशन था। चलिए मैं सॉल्यूट पार्टिकल को इन डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 30 मिलीलीटर का सॉल्यूशन था। अब इसी को डाइल्यूट किया गया, इसी में पानी मिलाया गया और पानी मिला के 500 मिलीलीटर का बनाया गया। तो यही सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पर भी रहेगा। सो पहले केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, दूसरे केस में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उतना ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो मिलाया नहीं गया, सॉल्यूट तो उतना ही है। तो फिर अब देखिए यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मोल के हिसाब से अगर माने n मान लेते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है यहाँ पर, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो मोलैरिटी के फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट पार्ट ये कहता है 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4। ये हमें बताता है कि अगर मान लें हम 1 लीटर का सोल्यूशन, माफ़ कीजिएगा 30 ml का ही सोल्यूशन है, ओके। सो अगर हम मोलैरिटी के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो फिर n नंबर ऑफ मोल्स है H2SO4 का डिवाइडेड बाय 30 ml, उसे हमें लीटर में रिप्रेजेंट करना होगा। सो 30 ml, मिलीलीटर को लीटर में अगर कन्वर्ट करना होता है, चूँकि 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो इसी को 1000 से हमें डिवाइड कर देना होगा। वही 1000 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो इतना जो है ये फार्मूला बताता है, इतना मोलैरिटी इसका बन रहा। और क्वेश्चन के हिसाब से ये कहा गया कि ये है 0.5, सो ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 m, और वही m हमें इधर भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में मोल रहेगा, डिनोमिनेटर में लीटर रहेगा, वही कैपिटल M में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो वो तो कैंसिल हो गया, वो जो यूनिट है वो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है। अगर यही डाइल्यूटेड हो जाएगा 500 ml में, जब हम पानी मिला रहे हैं, उस सिचुएशन में नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही रहेगा, और ये जो सोल्यूशन बन जाएगा ये 500 मिलीलीटर का बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर 1000 हम इसे डिवाइड कर दे, 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये इतना लीटर हो गया। वही डिनोमिनेटर का 1000, यहाँ पर जो ये 1000 बनता, उसी को हमने न्यूमरेटर में भेजा। ओके, सो ये सेकंड सिचुएशन है, हमने पानी मिलाया और उसका मोलैरिटी इतना बना। यही हमें पता करना है कि ये कितना है, ये नया मोलैरिटी बना पानी मिलाने के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही है, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम इन लीटर, 500 मिलीलीटर है, सो 500 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। सो ये बता रहा कितना मोलैरिटी है अभी नए सोल्यूशन में, डाइल्यूटेड सोल्यूशन में। तो यहीं से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हमें इसे 500 में कन्वर्ट कर देना हो, तो अगर हम कन्वर्ट कर दें तो फिर हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा उसका नया मोलैरिटी। सो इसी से आगे, यहीं से आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो यहीं से आगे बढ़ते हैं, हमें इस 30 को 500 में कन्वर्ट करना है। सो n इंटू 1000 जो कि था पहले से, और 30 दैट इज़ इक्वल टू 1/2। अभी अगर मैं इसे 500 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर में 30, चलिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सो न्यूमरेटर में अगर हम 30 मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में 500 मल्टीप्लाई करें इस फ्रैक्शन में, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी करना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि हम इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो नंबर है 30 डिवाइडेड बाय 500। सो ये 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा। अब ये लेफ़्ट साइड को अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसके बराबर हो गया, अब ये इसके बराबर है। सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज़ जो है दैट इज़ इक्वल टू, दिस वन इज़ इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 3। वैसे मल्टीप्लिकेशन या कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 1000 होता है। सो 0 0 पहले कैंसिल कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई ये बन गया 100 और ये बन गया 0.03। सो इसका वैल्यू आएगा 0.03
और ये हो जाएगा m, कैपिटल M, मतलब ये बता रहा है 0.03 मोलर सोल्यूशन बनेगा ये। ओके, ये तो तीसरा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये पता करना होगा कि यूरिया कितना मिलाना होगा, यूरिया का मास पता करना होगा, मास ऑफ यूरिया। यूरिया का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कितना मास यूरिया मिलाना होगा एक सोल्यूशन बनाने के लिए ताकि 2.5 किलोग्राम का सोल्यूशन बने और उसका मोलैलिटी जो है 0.25 बने। ओके, सो हम मान लेंगे, चलिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि कुछ पानी है, एक्वा सोल्यूशन कहा गया, कुछ पानी ऑलरेडी है। कितना पानी है? अगर मोलैलिटी को 0.25 बनना है और 2.5 किलोग्राम का सोल्यूशन बनना होगा तो फिर हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं पहले ही। ओके, सो यहाँ पर यूरिया मिलाया जाएगा। चलिए मैं इस तरह से बढ़ता हूँ। पहले तो मोलैलिटी का जो फार्मूला है, मोलैलिटी का फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी करके रख लेता हूँ। सो ये रहा मोलैलिटी का फार्मूला, उसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम ये मान लेंगे कि कुछ अमाउंट मिलाया गया। कितना मास मिलाया गया हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये x ग्राम, x एक न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पर, x ग्राम यूरिया जो है यहाँ पर कुछ पानी में मिलाया गया। कितना पानी है ये भी फ़िलहाल हमें पता नहीं है, कुछ पानी में ये मिलाया गया और मिलाने से 2.5 किलोग्राम का सोल्यूशन बनेगा। तो उसे इस तरह से हम देख सकते हैं कि सोल्यूशन को अगर 2.5 ग्राम बनना है, 2.5 किलोग्राम, ये इतना सोल्यूशन अगर बनेगा, इसी को हम कह सकते हैं 2500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर जो पानी रहेगा, चलिए पानी को किलोग्राम में ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि फार्मूला में किलोग्राम चाहिए होगा, डिनोमिनेटर में किलोग्राम रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। सो फिर यहाँ पर अगर हम x ग्राम यहाँ पर मिलाते हैं यूरिया, तो फिर पानी कितना रहेगा? यूरिया सोल्यूशन का जो ये है मास है इतना किलोग्राम, सोल्यूशन का जो मास है माइनस यूरिया का जो मास है, तो वाटर होगा 2.5 किलोग्राम माइनस x ग्राम में है, सो x डिवाइडेड बाय 1000 इतना किलोग्राम। ये x ग्राम 1000 से डिवाइड कर दे तो किलोग्राम हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया सोल्यूशन का मास और ये हो गया यूरिया का मास, तो इतना पानी का मास होगा। सो इतना वाटर है, इतना पानी है। ठीक, अब यहाँ से देखें x ग्राम यूरिया में कितना मोल होगा वो भी चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो उसके लिए हमें मोलर मास चाहिए होगा यूरिया का। सो मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, देखें नाइट्रोजन 2 बार हमें मिलेगा, सो 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट इंटू 2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बार मिलेगा, सो हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 4, कार्बन जो है 1 बार मिल रहा हमें, सो प्लस कार्बन के लिए हो गया 12, ऑक्सीजन 1 बार मिल रहा, ऑक्सीजन के लिए 16, सो दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। सो 4 और 16 मिला के 20 हो गया और 28 और 12 मिला के 40 हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। अब हमने माना था x ग्राम हमने यूरिया मिलाया, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, कितना नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए? ऑब्वियसली x ग्राम अगर हम मिलाते हैं तो x डिवाइडेड बाय 60 ग्राम हर एक मोल में होगा, तो 60 इतना मोल, x डिवाइडेड बाय 60 मोल यूरिया यहाँ पर होगा x ग्राम यूरिया में।
अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करते हैं तो जो मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी इस सिचुएशन में जो होगा, मोलैलिटी इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 60, x डिवाइडेड बाई 60 मोल में रिप्रेजेंटेड है ये, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान देना है, मास ऑफ सॉल्वेंट पानी का, ये पूरा सोल्यूशन 2.5 किलोग्राम नहीं बल्कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है पानी वो कितना किलोग्राम है, तो वो इतना किलोग्राम है। 2.5 माइनस x डिवाइडेड बाय 1000, इतना किलोग्राम, ये किलोग्राम में रिप्रेजेंटेड है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.25, सो दैट इज इक्वल टू 0.25। अब इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। 0.25 को हम 1 डिवाइडेड बाई 4 कह सकते हैं, सो 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो 1000 है, ये 1000 न्यूमरेटर में चला जाएगा। चलिए एक लाइन में और लिख देता हूँ यहाँ से। सो यहाँ से आगे x डिवाइडेड बाय 2500 माइनस x, और यही वाला 1000 जो है न्यूमरेटर में चला गया, और ये जो 60 है ये डिनोमिनेटर में रहेगा, उसी को हम दूसरे साइड में भेज सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 4, 60 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 15, यही वाला 60 जो है हमने इस साइड में भेज दिया, वो न्यूमरेटर में चला गया। 60 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 15। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए 1000 को भी हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें मिलेगा 1000x, थोड़ा सा रिड्यूस हम कर सकते थे, 200x कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं इस साइड में भी, और 5 से डिवाइड कर देते हैं इस साइड में भी, तो ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करें तो 3। सो यहाँ से आगे हम कहेंगे 200x इज़ इक्वल टू 7500 माइनस 3x, सो दैट इज़ इक्वल टू x, 3x को अगर इस साइड में ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, ये 203x इज़ इक्वल टू 7500। याद रखें x जो है किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है। अब यहाँ से 7500 डिवाइडेड बाय 203 इज़ इक्वल टू 36.946 कह सकते हैं हम इसे। सो 36.946 और चूंकि हमने पहले ही माना था x ग्राम, तो हम यहाँ पर कहेंगे यूरिया जो मिलाया गया ये हो गया 36.946 ग्राम, 36.946 ग्राम। सो इतना यूरिया मिलाना होगा, तब जाके ये सोल्यूशन जो है 2.5 किलोग्राम का बनेगा एक्वा सोल्यूशन, और साथ ही साथ उसका मोलैलिटी 0.25 होगा, या 0.25 मोलल सोल्यूशन बनेगा वो। चलिए ये तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें पता करना होगा मोलैलिटी भी, मोलैरिटी भी, और मोल फ्रैक्शन भी। और यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बनेगा, और एक्वा सोल्यूशन वहाँ पर बन रहा है। 20% मास परसेंटेज है पोटेशियम आयोडाइड का। यहाँ पर हमें मोलैरिटी दोनों पता करना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या मुझे फार्मूला चाहिए होगा तीनों। चलिए मैं यहाँ पर तीनों फार्मूला जो है, जगह नहीं मिलेगा अगर तीनों फार्मूला मैं एक साथ ले जाता हूँ, तो एक बार आप फार्मूला यहीं से देख ले। हमें पता होना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना मास का है, तब जाके हमें मोलैलिटी पता चलेगा। और मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और साथ ही साथ ये जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन का वॉल्यूम, इसीलिए देखें वहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है। फिर आगे मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर
यहाँ पर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमने 1 किलोग्राम पानी लिया यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट तो बताया नहीं गया है और हमें तीनों चीज़ें ऐसी चाहिए होगी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। हम कितना भी सोल्यूशन का पार्ट ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कंसंट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोल्यूशन में, आप कितना भी सोल्यूशन ले लें। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि तो सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन 1 किलोग्राम का है। तो फिर यहाँ से देखिए, अगर हमें पोटेशियम आयोडाइड का अगर हमें मास पता करना होगा तो बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं। मास परसेंटेज ये बताता है कि कितना परसेंट वो कंपोनेंट है सोल्यूशन में। सोल्यूशन का 20% ये बता रहा है, मास परसेंटेज मतलब सोल्यूशन का 20% है पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर अगर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हम पता करें, सो दैट इज़ इक्वल टू जो सोल्यूशन है 1 किलोग्राम उसका 20%, 20% 1/5 होता है। सो 1 किलोग्राम का 20% मतलब 1/5 किलोग्राम। इसे आप 200 ग्राम भी कह सकते हैं, थोड़ा आसान हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर सल्यूट पार्टिकल्स 200 ग्राम का होगा तो फिर यहाँ पानी कितना होगा, क्योंकि अगर हम मोलैलिटी पता करें तो वहाँ पर हमें चाहिए होगा सॉल्वेंट का मास। सो यहाँ पर पानी जो होगा, पानी 800 ग्राम का होगा या 0.8 किलोग्राम होगा। सो 0.8 किलोग्राम पानी होगा और यहाँ पर 200 ग्राम जो है यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है। अब हमें क्या करना होगा, इस 200 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड में कितना मोल होगा ये पता करना होगा। सल्यूट के तौर पे KI है, सो वो कितना मोल होगा ये हमें अभी पता करना होगा। तो वो कितना मोल होगा, तो इसके लिए हमें मोलर मास पता करना होगा। सो मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम के लिए 39 ग्राम और आयोडीन के लिए, आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 ग्राम। सो इन दोनों को जोड़े तो 166 ग्राम पर मोल, 166 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हुआ। तो फिर यहाँ से हम पता करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन दिस सोल्यूशन, दैट इज़ इक्वल टू 200 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड होगा और 166 ग्राम पर मोल अगर इसका मोलर मास हुआ तो फिर इतना मोल पोटेशियम आयोडाइड होगा। हम चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। सो 4 से ये कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 100 डिवाइडेड बाय, चलिए छोड़ दीजिए, बाद में कैलकुलेट करेंगे। सो इतना नंबर ऑफ मोल्स है। और फिर अगर हम यहाँ से मोलैलिटी पता करें, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 200 डिवाइडेड बाय 166, और ये इतना मोल है सल्यूट, और डिवाइडेड बाय मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा। सो डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन, डिवाइडेड बाय जो सॉल्वेंट है जो कि पानी है उसका वेट, उसका मास किलोग्राम में। सो 0.8 यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। सो 200 डिवाइडेड बाय 166 डिवाइडेड बाय 0.8, that is equal to 1.506. So 1.506 ये इसका मोलैलिटी निकला। अब हमें मोलैरिटी पता करना होगा। देखिए, मोलैरिटी अगर हमें पता करना होगा तो उसके लिए हमें इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा। सॉल्यूशन तो 1 किलोग्राम का है, अब वॉल्यूम कैसे पता करें, तो उसी के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डेंसिटी, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है ये इतना है। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसका जो मास है, मास से अगर हम इसका डेंसिटी को डिवाइड कर दें तो फिर हमें मिल जाएगा उसका वॉल्यूम। सो इसका जो वॉल्यूम होगा
इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा दैट इज़ इक्वल टू सोल्यूशन का जो मास है 1 किलोग्राम, सो सोल्यूशन का मास 1 किलोग्राम, इसके साथ इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम डिवाइड कर देंगे। ओके, सो दैट इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम डेंसिटी, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कह सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 1.202 इतना ग्राम पर मिलीलीटर। तो पर मिलीलीटर न्यूमरेटर में चला गया मिलीलीटर के तौर पे, देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, यूनिट के तौर पे मिलीलीटर है, इसी को हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। लीटर में कन्वर्ट कर देने के लिए हमें इस पूरे फ्रैक्शन को 1000 से डिवाइड करना होगा, मतलब ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.202 इतना लीटर। सो यहाँ माफ़ कीजिएगा डेंसिटी नहीं था, हम वॉल्यूम पता कर रहे थे। सो यहाँ पर ये वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का, सो वॉल्यूम इतना आ गया। सो सोल्यूशन का वॉल्यूम जैसे ही मिल गया हम यहाँ से मोलैरिटी पता कर सकते हैं। सो मोलैरिटी, यहाँ पर मुझे मोलैरिटी के तौर पे स्मॉल लेटर m लगाना चाहिए, और यहाँ पर मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो होगा यहाँ पर देखें मोल होगा और यहाँ पर किलोग्राम होगा, मोल पर किलोग्राम ए स्मॉल लेटर m से उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मोलैरिटी, इसके लिए देखें नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही है, वो तो वही सिचुएशन है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 166, और ये जो है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.202। सो ये 1 डिवाइडेड बाय जो है उसी चीज़ को हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं 202, और इसके यूनिट के तौर पे हमें मिलेगा मोल पर लीटर, उसी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 200 इंटू 1.202 डिवाइडेड बाय 166, तो ये बन गया 1.448, दैट इज़ इक्वल टू 1.448, और हमें यहाँ पर कैपिटल M लगाना होगा। सो इतना मोलर सोल्यूशन है ये। अब देखिए हमें मोल फ्रैक्शन भी पता करना होगा। मोल फ्रैक्शन पोटेशियम आयोडाइड का, और दोनों का मास हम यहाँ से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ को अभी आप भूल जाइए, इन वैल्यूज़ को लेके कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो पोटेशियम आयोडाइड है ये 20% अगर होगा तो पानी जो है ये पानी ऑब्वियसली उसमें 80% होगा। तो फिर यहाँ से हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 20% पोटेशियम आयोडाइड है और 80% पानी है, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा। और याद रखें पोटेशियम आयोडाइड जो है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये है 166 ग्राम, या मोलर मास जो है ये है 166 ग्राम पर मोल, ये याद रखें आप। अब देखें सिचुएशन ऐसा है कि पोटेशियम आयोडाइड जो है 20% बाई मास है, और पानी जो है H2O जो है ये है 80% बाई मास, 80% बाई मास। इसे रिड्यूस कर लेते हैं। चलिए हम अगर मानते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड अगर X अमाउंट में है तो फिर पानी जो है ये 4X अमाउंट में है। सो इसी को हम X मान लेते हैं। सो ये बन जाएगा 4X, पानी जो है 4X अमाउंट में होगा, और यहाँ पर ग्राम में मान लेते हैं। चलिए X ग्राम, और ये हो गया 4X ग्राम। अब जो मोलर मास है, मोलर मास इसी से तो हमें मोल पता होगा। सो मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दैट इज इक्वल टू 166 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ H2O ये है 18 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का देखें, सो नंबर ऑफ मोल्स, इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, इसे हम नाम दे देते हैं चलिए N1, एंड दैट इज़ इक्वल टू
जो पोटेशियम आयोडाइड है x ग्राम का है, x डिवाइडेड बाय 166 इसका हो गया मोलर मास, इतना ग्राम पर मोल। सो इतना मोल होगा, इतना मोल हो गया N1। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O इज, इसे N2 नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 18, इतना मोल। तो फिर अगर N1 डिवाइडेड बाय N2 पता करें तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हम पता कर सकते हैं। सो N1 डिवाइडेड बाय N2, जैसे इससे पहले वाले केस में हमने देखा था, पिछला एक केस में हमने देखा था ना, N1 डिवाइडेड बाय N2 पता करें तो वहीं से आगे N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 भी हम पता कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू N1 के लिए x डिवाइडेड बाय 166 और N2 के लिए 4x डिवाइडेड बाय 18। सो वही 18 न्यूमरेटर में चला गया, x कैंसिल हो गया। सो 4 यहाँ से 2 और यहाँ 9। सो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 332। सो 9 डिवाइडेड बाय 332। अब देखिए ये अगर N1 डिवाइडेड बाय N2 का वैल्यू होगा, सो N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 332, 9 प्लस 332 एंड दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 341। सो 9 डिवाइडेड बाय 341 ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो 9 divided by 341 that is equal to 0.0264, 0.0264। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया 0.0264। ये मोल फ्रैक्शन हो गया पोटेशियम आयोडाइड का। और उसी तरह से अगर हमें पानी का मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा तो 1 से इसी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दो ही कंपोनेंट मिलकर ये सोल्यूशन बना है और हमें पता है कि ऐसे सिचुएशन में दोनों का मोल फ्रैक्शन जो है इनको ऐड करने से 1 होता है। वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 चाहिए तो अब यहाँ पर 9 के जगह पे हमें 332 पुट करना होगा। आप पुट करके देख ले, आपको वही वैल्यू मिलेगा। जब हम 1 से इस वैल्यू को, इस मोल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू आपको इस कंप्यूटेशन में भी मिलेगा। तो अब हम लोग आगे सल्यूबिलिटी पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है इस वीडियो में, उन सब कॉन्सेप्ट के लिए डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है इस प्लेलिस्ट में। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड 12th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।